थैंक यू वेरी मच सर। तो आज जो पॉलिसी थी उस पे पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ ने अपना एक रुख रखा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के सीएफओ सौरभ गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मैं सीधा ही पहले फेस्टिवल्स पे ही आना चाहता था और मेरे को ऐसा लगा कि यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी जिनसे हमको ये पता लग पाएगा कि इस समय मूड क्या चल रहा है देश का। आपके पास तो सर बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जिनका आप काम कर रहे हैं, तो इसमें ज़रा मूड बताइए। ये डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई, लोगों की चाहत बढ़ गई, कंपनीज के पास अच्छा फैसिलिटीज़ हो गई, लोन सस्ता हो गया, या ये सिर्फ एक थ्रो बैक है, एक वाइल्ड बाइंग है जो कोविड में नहीं हो पाई थी, सबको लग रहा है आप कुछ तो कर लो। जो आपने अभी सारे फैक्टर्स बताए वो कॉम्बिनेशन ऑफ सारे फैक्टर्स का ही कॉम्बिनेशन है। क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि डिमांड और ऑर्डर बुक हमारी हर वर्टिकल में बहुत अच्छी है फेस्टिव सीजन, और हम ऑलमोस्ट हम 100% यूटिलाइजेशन लेवल पे काम कर रहे हैं। और हमें लगता है कि यस, एक सेकेंड वेव के बाद एक ये सर्ज आई है डिमांड की, जैसे लास्ट ईयर फर्स्ट वेव के बाद आई थी। और हमेशा हर साल फेस्टिव सीजन बड़ा होता है और इस साल भी हम ये देख रहे हैं कि बहुत अच्छी डिमांड है। कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड घर बैठने से भी बढ़ गई है। जितना वर्क फ्रॉम होम हो रहा है उससे डिमांड और बढ़ती है कुछ प्रोडक्ट्स की हमारे। बट क्लियरली ओवरऑल सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव है, डिमांड बहुत अच्छी है। अभी जो पीछे बिग बिलियन डे सेल हुई है फ्लिपकार्ट पे और ये अमेजोन पे, वो बहुत अच्छी रही है सेल। हमारे ब्रांड्स की सेल बहुत अच्छी रही है एंड अकॉर्डिंगली हमारी सेल बहुत अच्छी रही है। क्लियरली सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव है फेस्टिव सीजन को लेके। मिस्टर गुप्ता, मैं आपका ना रेवेन्यू ब्रेकअप देख रहा था, उसमें आपका एलईडी सेगमेंट करीब करीब 48% रेवेन्यू जनरेट करवाता है। होम अप्लाइंसिस के अंदर आप ठीक हैं, लाइटिंग बिजनेस आपका 26% अराउंड है, आप मोबाइल्स के अंदर करीब 12% है। इसमें से किसकी लीडरशिप आगे ज़्यादा रहने वाली है? ये क्या एलईडी सेगमेंट रहेगा आगे आपका? हमें लगता है जो सबसे बड़ा चेंज होगा हमारा मोबाइल बिजनेस में होगा। मोबाइल बिजनेस जो कि आज के दिन 12% आपने बताया कंट्रीब्यूट कर रहा है। हमें लगता है इस साल उसका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 20 से 25% हो जाएगा और वो फिर सिमिलर लेवल मेंटेन रहेगा अगले सालों में। तो मोबाइल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद एलईडी टीवी का कंट्रीब्यूशन होगा। और बाकी कंट्रीब्यूशन, अब हम नए वर्टिकल्स में आ रहे हैं, हम टेलीकॉम वर्टिकल में आ रहे हैं, हम आईटी हार्डवेयर वर्टिकल में आ रहे हैं, हम वेरिएबल्स हेरेबल्स में आ रहे हैं। तो क्लियरली जो एग्जिस्टिंग वर्टिकल्स है उनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा थोड़ा कम होगा और नई वर्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बट मेजर कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है मोबाइल से और एलईडी टीवी एज ए कैटेगरी से आएगा, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से। एक वर्टिकल जिसके बारे में ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा, शायद आप भी उसके बारे में बताना चाहेंगे, वो है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्टिकल। सर गुप्ता जी, इसके अंदर कितनी ग्रोथ आप देखते हैं? क्योंकि ये ना टर्न अराउंड हुआ है। अब आप देखेंगे शायद ऑक्सीमीटर आपको घर घर में मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि पेंडेमिक वापस आ जाए, ऐसा कुछ हो, बट क्या हुआ है ना कि लोगों की सोच बदली है अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर। तो ये मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले डिवीजन में आप कितनी ग्रोथ और आपका वेंचर्स कहाँ तक पहुँचा है, कितना आगे जाना चाहते हैं, ज़रा इसका रोड मैप दे दीजिए एक। इसमें नो डाउट आप जो कह रहे हैं इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तो हम लोग भी काफी कस्टमर्स के साथ हमारी बातचीत हो रही है। एज ऑफ नाउ मेरे पास इसका रोड मैप और विजिबिलिटी इमीडिएट शॉर्ट टर्म का नहीं है, बट क्लियरली मैं ये कह सकता हूँ कि ये वर्टिकल बहुत बड़ा वर्टिकल है एंड क्लियरली इसमें भी काफी ग्रोथ होगी और आउटसोर्सिंग मोड से काफी ग्रोथ होगी। हम इस वर्टिकल में लास्ट ईयर ही स्टार्ट करा है, तो हमारे रिलेटिवली न्यू वर्टिकल है, बट अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ा है इस वर्टिकल में। सौरभ, एक चीज़ मेरे को आपसे और पता करनी थी कि टिपिकली क्योंकि आपके पास इतने सारे डिविजन्स हैं, मोबाइल है, एलईडी है, लाइटिंग है, अब आप नए फोरेज में भी आ रहे हैं, तो ये मार्जिन्स कितना मेंटेन करते हैं? खासकर जो आपके क्लासिकल बिजनेस हैं जिसमें आप एलईडी और मोबाइल्स बना रहे हैं और इसमें लीडरशिप भी है आपकी दोनों की, इस दोनों सेगमेंट में, तो वहाँ पे कितने मार्जिन्स टिपिकली आप इंजॉय करते हैं? हमारे दो बिजनेस मॉडल हैं। एक हमारा प्रिस्क्रिप्टिव बिजनेस कहते हैं जिसको हम ओईएम बिजनेस कहते हैं, जो आपने मोबाइल बताया, एलईडी टीवी बताया, उसमें मार्जिन जनरली 2.5 से 3% रहता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। बट उसमें आरओसी और पेबैक बहुत अच्छा रहता है। आरओसी हमारा आप लेके चलिए, जब बिजनेस स्टेबल हो जाता है तो वो हमें 50% से ऊपर का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देता है। और जो दूसरा बिजनेस है हमारा ओडीएम, जहाँ पे हमारे खुद के मैन्युफैक्चरिंग भी है और खुद के डिजाइन सोल्यूशंस भी हैं, जो कि वॉशिंग मशीन है और लाइटिंग है, वहां पे मार्जिन जनरली 8.5 से 10% का रहता है। तो हमारा एक कॉम्बिनेशन है। ओवरऑल कंपनी लेवल पे हमारा मार्जिन इस साल, क्योंकि पहला क्वार्टर सेकेंड वेव से इम्पैक्ट रहा, तो इस साल हमारा मार्जिन सब 4% रहेगा। बट अगले साल हमें लगता है ये क्लियरली इसमें 20 to 30 बिप्स की इंप्रूवमेंट आ सकती है और हर साल फिर थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होगा जैसे जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा, जैसे हम लोग ज्यादा बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे,
थर्ड हम लोग ज़्यादा अपना ओन डिजाइनिंग करेंगे। तो क्लियरली हमारा हर वर्टिकल में स्ट्रैटेजी है इन तीनों चारों चीज़ों पे फोकस करने की, एंड हमें लगता है हर साल हमारा मार्जिन थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव होता रहेगा। इंटरेस्टिंग। मिस्टर गुप्ता, एक और चीज़ मैं ज़रा बैलेंस शीट्स पे आ जाता हूँ। अभी बैलेंस शीट्स में हमारी प्रॉफिट की पोजीशंस कितनी है, उसमें डेट की पोजीशंस कितनी है और कैश की पोजीशन कितनी है? ये तीन वर्टिकल हैं जो टिपिकली एक इन्वेस्टर्स को चाहिए होते हैं किसी भी कंपनी में। डेट, कैश और इस समय आपका प्रॉफिटेबिलिटी कितनी शो कर रहे हैं आप? तो इस साल अगर आप नंबर देखें, हमारे लास्ट ईयर 6,500 करोड़ का टर्नओवर था। हमें लगता है कि डिस्पाइट जो इस साल चैलेंजिंग ईयर रहा सेकंड वेव से, थोड़ा कंपोनेंट शॉर्टेज से, हमें लगता है स्टिल हम लोग 11,500 से 12,000 का टर्नओवर करेंगे इस साल। और हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी लास्ट ईयर, मतलब हमारा EBITDA जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 280-290 करोड़ था, उसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ आएगी इस साल। और अगर बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट हमारी बहुत स्ट्रांग है। हमारा डेट टू इक्विटी आज भी 0.25 है, तो बहुत क्वेश्चन है बैलेंस शीट में। जो हमें अपना केपेक्स गोइंग फॉरवर्ड करना है, काफी हद तक हम अपना कैश फ्लो और थोड़ा डेट लेके कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप हमारा वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी देखें तो वो बहुत कम है। हमारी वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो 0 to 4 डेज के बीच में रहती है। तो क्लियरली बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, और हमें लगता है ये बैलेंस शीट हमें क्लियरली जो अपॉर्चुनिटीज मैंने आपको बताई है, आपके साथ शेयर करी है, हम आराम से उन अपॉर्चुनिटीज को इस स्ट्रेंथ ऑफ बैलेंस शीट पे कर पाएंगे। एक और जो प्रॉब्लम मिस्टर गुप्ता सबको जो फेस करनी पड़ रही है पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, वो है हायर कॉस्ट। क्योंकि आपको पता है कि मेटल्स के दाम, फ्यूल के दाम, इनफैक्ट ये एक स्पाइरल इफेक्ट होता है कि सभी के दाम एक साथ ही बढ़ जाते हैं। तो इसको आप कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? ये पास ऑन हो रहा है सीधा सीधा क्लाइंट्स को? क्योंकि मैं आपका देख रहा था सारी डिवीजन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में करीब 12 कंपनीज के साथ जुड़े हुए हैं। आप होम अप्लाइंसेज में 8 से ज़्यादा कंपनीज के साथ जुड़े हुए हैं, लाइटिंग में 8 से ज़्यादा कंपनीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो सीधा अपने क्लाइंट्स को आपने बोल दिया कि भाई हमको ज़्यादा मार्जिन चाहिए हो तो हमको आपको पास ऑन करना पड़ेगा, आप कंज्यूमर को पास ऑन करो ये बात। So, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमने हमारा जो OEM बिजनेस होता है, जो कि ऑलमोस्ट 75-80% बिजनेस है, जो मैंने आपको मोबाइल, टीवी, सेट टॉप बॉक्स वगैरह बताया, उसमें तो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है कस्टमर के साथ कि ये जो भी इंक्रीज होगा करेंसी में या कमोडिटी में, वो इमीडिएट पास ऑन हो जाता है। उसका कंपनी हमारे मार्जिन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। जो हमारा लाइटिंग बिजनेस होता है और वॉशिंग मशीन बिजनेस होता है, उसमें पास ऑन होता है, बट उसके साथ एक लैग होता है। वो एक महीने का लैग हो सकता है, 3 महीने का लैग हो सकता है। तो उसमें हमने अपने मार्जिन्स काफी हद तक सिग्निफिकेंटली पास ऑन कर दी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑलमोस्ट 90-95% हमारा मार्जिन पास ऑन हो गया है। बट कमोडिटी की कॉस्ट अगर कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है, अगर वो बढ़ती है और घटती है, तो आप इफेक्टिवली सारा पास ऑन कर देते हो। बट अगर वो कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है तो थोड़ा बहुत मार्जिन पे इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि आपका हमेशा थोड़ा सा लैग रहता है पास ऑन करने में। तो बट 80% ऑफ द रेवेन्यू पे हमारा कंप्लीटली पास ऑन हो जाता है। सौरभ, एक सीधा प्रमोटर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इफ सॉरी टू से, अगर प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग कम क्यों कर रहे हैं कंपनी में? क्योंकि मैं देख रहा था सितंबर 2018 में करीब आप 39% अराउंड कंपनी होल्डिंग थी प्रमोटर्स की। ये कम होकर जुलाई 2021 आते आते 35% रह गई है। कुछ खास वजह? नहीं, सो प्रमोटर की होल्डिंग आपको एज अ परसेंटेज देखेंगे तो कंपनी ने 2 राउंड ऑफ स्टॉक ऑप्शन प्लान करे थे 2018 में और 2020 में, जो हमने काफी लोगों को कंपनी में स्टॉक ऑप्शंस दिए हैं। तो उससे ओवरऑल कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ा है। उसकी वजह से प्रमोटर का एज अ परसेंटेज लोअर दिखता है। उनकी थोड़ी सी सेलिंग हुई थी 1-1.5 साल पहले, वो बट उसके बाद कोई सेलिंग नहीं हुई है। बट ये जो परसेंटेज आप कह रहे हैं, इफेक्टिवली ये कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ने की वजह से उनकी परसेंटेज लो रिफ्लेक्ट कर रही है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि अब एक्सपेंशन की बात आती है, क्योंकि हर कंपनी एक्सपेंड भी करना चाहती है। जहाँ पर आप खड़े हैं वो तो नो डाउट काफ़ी अच्छे से बिजनेस चल रहा है और स्टॉक मार्केट के प्राइजेस भी हम देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा रिटर्न निवेशकों को मिला है। बिजनेस एक्सपेंड कैसे होगा? एक्विजिशन से होगा? क्लाइंट और जोड़े जाएंगे? बाहर कहीं जाके एक्विजिशन करोगे, इंडिया से बाहर जाके कहीं पे? ये एक्सपेंशन ऑफ अ बिजनेस कैसे होगा? नहीं, तो एक्सपेंशन हमारा हमें लगता है ऑर्गेनिकली ज्यादा होगा। अगर आप देखें, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मोबाइल PLI के बहुत बड़े हम ऑलरेडी बेनिफिशियरी हैं। हमने वहाँ पे 5-6 कस्टमर के साथ ऑलरेडी बना रहे हैं। IT हार्डवेयर प्रोडक्ट्स के बेनिफिशियरी हैं। टेलीकॉम का अप्रूवल हमारा जल्दी आने वाला है, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स का, जहाँ पे हमने भारती के साथ टाई अप किया है। उसके अलावा हम LED लाइटिंग कंपोनेंट, AC कंट्रोल बोर्ड, और आगे जाके हम वेरिएबल्स और हेरेबल्स भी PLI में पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्लियरली अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ा है, और ये सब हम लोग ग्रो ऑर्गेनिकली करेंगे। हमें लगता है हमारी ग्रोथ ज्यादातर ऑर्गेनिकली होगी। और क्लियरली जो मैंने आपको नंबर्स बताए कि 6,500 करोड़ से हम 12,000, 11,500 से 12,000 जा रहे हैं, जो कि अपने आप में
बहुत अच्छी ग्रोथ है, 85-90% की ग्रोथ है। तो क्लियरली एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। हमें लगता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साइज पे बैठे हैं एंड हमारा सम कोई एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे बैठे हैं, इसलिए हम अपने हर वर्टिकल में एक्सपैंड कर रहे हैं कैपेसिटीज। हम ये पीएलआई में गवर्नमेंट की जो पीएलआई स्कीम्स है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो भी वर्टिकल इलेक्ट्रॉनिक से लिंक होगा और जो हमें लगता है हम बड़ा कर सकते हैं, स्केलेबल कर सकते हैं, उसको हम डेफिनेटली हम उस वर्टिकल में घुसेंगे। तो एक्विजिशन की भी पॉसिबिलिटी है, बट हमें लगता है कि ज्यादा ग्रोथ ऑर्गेनिकली होगी। ये जो कैपेक्स आपने रखा होगा कुछ एक्विजिशंस के लिए, और आप ये भी कह रहे हैं कि कुछ एक नई क्लाइंटेल के साथ ऑर्गेनिक ग्रोथ ही करेंगे, तो ये कैपेक्स प्लान कितना है? ये अगर मैं इस फाइनेंशियल ईयर का भी पूछ लूँ और अगर आगे का भी कुछ प्लान किया हो तो आपने? तो मैं आपको इमीडिएट शॉर्ट टर्म का इस साल और अगले साल का केपेक्स हमारा ऑलमोस्ट आप लेके चलिए 300 से 350 करोड़ का रहेगा, जिसको हम कॉन्फिडेंटली फील करते हैं कि हमारे कैश फ्लो जनरेशन से और थोड़ा बहुत डेट लेने से मीट हो सकता है। अच्छा, ये जो 350 आप बता रहे हैं इसमें से डेट का फ्रेमवर्क कितना होगा? ये 20-30% डेट लेना पड़ेगा, 70% इंटरनल हो जाएगा? आप हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे को लगता है कि जो हमारा डेट टू इक्विटी मैंने आपको 0.25 बताया, वो मैक्सिमम 0.35 से ऊपर नहीं जाएगा। हम लोग फिर स्टिल हमें लगता है कि कैश फ्लो जनरेशन से सिग्निफिकेंट पोर्शन हमारा केपेक्स मीट हो जाएगा। सौरभ, बस 2 क्वेश्चन पूछने मेरे को आपसे, दोनों लास्ट क्वेश्चन होंगे। एक तो हर मैनेजमेंट अच्छा फील कराता है, गुडी फील होता है, बट फिर भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो होंगे ना सौरभ? ऐसा नहीं कि बहुत ही सब कुछ ठीक ही चल रहा होगा। ये चैलेंजेस हैं क्या? किससे आप जूझ रहे हो? किसको आपको पार करना है? नहीं, तो चैलेंजेस बहुत है किसी भी बिजनेस को करने में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चैलेंजेस होते हैं बहुत, और बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं। इस साल शॉर्ट टर्म चैलेंजेस अगर आप देखें, जो लास्ट 6 मंथ्स के चैलेंजेस रहे हैं, वो सप्लाई चेन के चैलेंजेस रहे हैं, जहाँ पे बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट्स की, सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज रही है। दूसरा, शिपिंग वेसल की शॉर्टेज रही है, कंटेनर अवेलेबिलिटी की शॉर्टेज रही है, शिपिंग वेसल शिपमेंट टाइम में डिले रहा है बिकॉज ऑफ कोविड केसेस। सो क्लियरली ये सब चैलेंजेस हैं जिसमें क्लियरली हम लोग हर डेली दिन फेस करते हैं। बट गुड पार्ट है कि हमारा बड़ा स्केल है, साइज है, और हम बड़े कस्टमर्स के लिए काम करते हैं। तो हम लोग डिस्पाइट चैलेंजेस हमें लगता है कि हम सेटली बेटर ऑफ है एज कम्पेयर टू हमारे जो पीयर ग्रुप है इंडस्ट्री में, उनसे बेटर ऑफ है। बट चैलेंजेस है, लॉन्ग टर्म चैलेंजेस। ऑफ कोर्स ऑर्डर बुक की कोई कमी नहीं है, तो ऑफ कोर्स आपको एग्जीक्यूट करना है प्रॉपर्ली टू द कंप्लीट सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। तो वो एक हमेशा एक डॉन्टिंग टास्क रहता है सबके लिए। बट यस, बट ठीक है, दैट्स, वो तो हर बिजनेस का पार्सल है। कंपनी में ये 93 से बिजनेस कंपनी कर रही है, सो कंपनी ने पूरे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं बिजनेस साइकिल्स के। तो क्लियरली ये भी शॉर्ट टर्म है, ये भी सब ठीक हो जाएंगे। एंड बाकी वी हैव अ वेरी स्ट्रांग मैनेजमेंट टीम जिनका काम है टू ओवरकम दिस चैलेंजेस। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि काफ़ी सारी पीएलआई स्कीम्स के साथ आप कनेक्टेड हैं और कईयों के साथ होना चाहते हैं। किस में आप आना चाहते हैं? कौन सी गवर्नमेंट की ऐसी पीएलआई स्कीम है जिसके साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया, मोबाइल और आईटी हार्डवेयर में हमें ऑलरेडी अप्रूवल मिला हुआ है। टेलीकॉम का अप्रूवल हमें लगता है कि नेक्स्ट 7-10 डेज में आ जाएगा। उसके अलावा गवर्नमेंट, हमने 2 पीएलआई और फाइल करी हुई है। एक तो एलईडी लाइटिंग कंपोनेंट्स की, एलईडी में हम ऑलरेडी इंडिया के लार्जेस्ट प्लेयर है। और दूसरा एसी कंट्रोल बोर्ड्स, जो कि अगेन हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है। हम उसमें ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ हमने पीएलआई फाइल करी है। तीसरा, एक वेरिएबल्स और हेरिएबल्स बहुत ग्रोइंग मार्केट है, जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी है इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रांड को के साथ जुड़ने की। उसमें भी हम लोग पीएलआई इज एक्सपेक्टेड कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आ जाएगी, तो हम लोग उस पीएलआई में भी पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके अलावा आगे भी कोई अपॉर्चुनिटीज आएंगी कंपोनेंट्स में, कुछ और वर्टिकल्स में जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए होंगे। इसके अलावा जो पीएलआई के अलावा जो वर्टिकल्स हैं, जैसे लाइटिंग हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, या टीवी हो गया, वहां पे भी प्लान है एक्सपेंशन का, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का। तो क्लियरली हमारे पास हर वर्टिकल में वी हैव अ स्ट्रॉन्ग प्लान। कुछ वर्टिकल ज्यादा ग्रो करेंगे, कुछ की ग्रोथ कम होगी, बट ओवरऑल जो मैंने आपको नंबर बताए, भी हमें लगता है वो कॉन्फिडेंट है कि वो नंबर अचीव होंगे। ठीक है सर, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने 18 स्वदेश को समय दिया। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने बिल्कुल खुले दिमाग से और बिल्कुल साफ साफ बात बोली। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके सौरभ, थैंक यू वेरी थैंक मच। जल्दी आपसे यू। वापस मुलाकात होती है। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से थैंक यू। आपको। आगे बढ़ रहे हैं, गौरांग शाह इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीइंग एज एन ऑडिटर, क्योंकि सारी बातचीत उन्होंने सुनी है, अब वो फैसला अपना सुनाएंगे। गौरांग, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डिक्सन टेक्नोलॉजी की मैनेजमेंट से बात कर रहे थे। मैं आपसे भाव और भावना दोनों के बारे में पूछूंगा। ये 2000 का भाव 5000 हो गया सर डिक्सन का। मैनेजमेंट तो अभी भी काफ़ी बुलिश है, काफ़ी एग्रेसिव है अपने बिजनेस को लेकर। अभी कहाँ जाएगा ये शेयर?
बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पी। और सबसे you. पहले तो नवरात्र की शुभकामनाएं आपको भी ईटी नाउ स्वदेश की पूरी टीम को और दर्शकों को, हमारी कंपनी जियोजित और हमारे तरफ से। और आपको मैं भी अभी सर। वाणी सुन रहा था मैनेजमेंट की, जी। जो आप वार्तालाप कर रहे थे। हम्म। ठीक है सर, गुरांग सर एक बार हम वापस से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं 30 सेकंड के अंदर। लेकिन इस बीच में एक ब्रेकिंग खबर आपको बता दूं, शाम को 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है डीपम की और एविएशन सचिव की। आज ये पता लग जाएगा 4 बजे कि एयर इंडिया का नया मालिक कौन है। रेस में 2 पार्टिसिपेंट थे, पहला था टाटास और दूसरा था अजय सिंह, जो कि अपने ही निजी तौर पर, जो स्पाइसजेट के मालिक हैं, उन्होंने अपने निजी तौर पर अपनी बात रखी थी कि वो भी इंटरेस्टेड हैं, लेकिन शायद टाटास नए मालिक हो सकते हैं, ऐसी प्रोबेबिलिटी। लेकिन शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात पता लगेगा। डीपम और एविएशन सचिव अपनी बात रखेंगे, एयर इंडिया को लेकर ऐलान हो सकता है। आज सुबह से